अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैंने आपसे कहा था कि 2-3 मिनट में आपके सामने तशरीफ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और आज जब मीरापुर विधानसभा के अंदर सभी पार्टियों के लीडर मौजूद हैं, यहाँ अखिलेश यादव भी मौजूद है, यहाँ जयंत चौधरी भी मौजूद है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी मौजूद है, आजाद समाज पार्टी के लीडर भी मौजूद है। लेकिन आपके सिरों का हुजूम, मीरापुर की आवाम, आपके दिलों में सदर मोहतरम की मोहब्बत इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह ये पतंग और ये मजलिस और हमारे कायद हमारे दिलों और दिमाग में आ चुके हैं, छा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, वक्त बदलने का है, वक्त हमें इकट्ठे होने का है। हम अपने सदर के जलसे में बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, बहुत बड़ी तादाद हमारी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जब वोट की गिनती होती है तो वो कम क्यों रहती है, वो और इस पे करना है। आज मेरे सदर को सुनिए और सुनने के बाद यहां से ऐड करके जाइए कि आपकी आवाज इस मुल्क में अगर कोई है तो उसका नाम मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं। आप नाम लेके बताइए, आपकी कोई आवाज है तो कौन है? कौन है आपकी आवाज? कौन है आपकी आवाज? मेरे दोस्तों, क्या गुजरती होगी उस शख्स पर जब सदन के अंदर इन 17 करोड़ लोगों की आवाज, बल्कि 17 करोड़ नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के हर गरीब मजलूम की आवाज, दलित की, अगले की, पिछड़े की, कमजोर की आवाज जब सदन में वोटिंग होती है और स्पीकर साहब ये कहते हैं मेरे कायद को कि ओवैसी साहब आपका अकेला वोट है, आपका साथ किसी ने नहीं दिया, क्या गुजरती होगी उस शख्स पर? क्या कभी महसूस करके देखा आपने? क्या उस दर्द को महसूस किया? जब मैंने सुना तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि मेरे कायद को स्पीकर ये कह रहा है कि सदन में आपका अकेला वोट है। और उससे बड़ी बात जब हुई जब मेरे कायद ने कहा कि स्पीकर साहब मैं अकेला हूं, मेरा एक वोट है, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। तो यकीनन ये मेरे कायद की अकीदा है, यकीन है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे नबी की शान का, उनकी सीरत का बयान तो कर सकते थे। टीवी के मंच पर बैठकर, सदन में खड़े होकर अपने नबी की सीरत पर बयान तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। लेकिन नहीं किया, उसकी बुनियादी वजह जानते हो क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है, वो जिस पार्टी से जीत कर पहुंचे हैं वो उनका जाती मकान नहीं है, वो वहां किराएदार की हैसियत से रहते हैं। वो वहां किराएदार है और किराएदार वही कहता है जो किराए मकान का मालिक कहता है। मेरे दोस्तों, आज आपकी जमात आपके बीच में है। मीरापुर में पहली बार विधानसभा का चुनाव और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ने जा रही है। आपके सामने हमारे कायद मौजूद है। मेरे दोस्तों, आज इस अहद के साथ जितने सर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर इन्होंने और इनके घर वालों ने मिलकर वोट दे दिया, यकीनन आपको कोई दुनिया की ताकत यहाँ से हरा नहीं सकती। लेकिन उसकी शक्ल यह है कि आपको इस तादाद को वोट में बदलना होगा। आप सुनते बहुत हो, बैरिस्टर साहब को सुनने आते हो, बैरिस्टर साहब को देखने आते हो, लेकिन जब वोट डालते हो तो पतंग के सामने वाला निशान दबाना याद रखोगे, याद रखोगे इंशाअल्लाह। हर आदमी पतंग का निशान दबाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहने का मतलब अल्लाह को शरीक करके हामी बन रहे हो। कहो इंशाअल्लाह पतंग का बटन दबाएंगे, दबाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ अभी पूरे खड़े नहीं हुए, पूरे हाथ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ पतंग का एक बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह, दबाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, का कलाम हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है और हम तमाम के साथ हैं। आप
पसंद नहीं आता, बल्कि आप लोगों को सिर्फ सुनना चाहते हैं हमारे सदर मोहतरम को। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीरापुर की गयूर आवाम इंशाअल्लाह हमें मायूस नहीं करेगी। इंशाअल्लाह एक अकबर मजलिस को जाएगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी सरदार पर्दा नशीन बार बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आज वो शख्स जो आपके हिजाब की लड़ाई लड़ता है वो आज आपके सामने है, जिसको आप टीवी पर देखते थे, जिसको हम लोग सुनते थे, वो आज आपके सामने रूबरू है। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप लोग ध्यान रखिए, पतंग का निशान है, आपका निशान है, आपका जाती मकान यही है। सियासत की दुनिया में इज्जत उसी की होती है। हमने सियासत की दुनिया में भीख मांगना सीखा है, कभी अखिलेश के हाथ से, कभी मायावती के हाथ से, कभी सोनिया के, राहुल के हाथ से। अब एक नया समाज खड़ा हुआ है, आजाद समाज है, उसके हाथ से। मेरे दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सदर का, कि अल्लाह का, और अल्लाह के बाद अपने सदर का, कि मेरे सदर ने आज इस कौम को जो भीख मांगती थी टिकटों की, जो भीख मांगती थी दरबारों में जाकर, समाजवादी के, बहुजन समाज के, कांग्रेस के, आजाद समाज के, आज मेरे कायद ने उस कौम को वाले तारीख के अंदर अपनी ताकत दिखाए। जो शख्स आपके लिए मुसलसल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपना एक एक वोट पतंग को डालकर बैरिस्टर अजमुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। इंशाअल्लाह जिस तरह मेरे सदर रात दिन मुसलसल हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो काम हमारी मीरापुर विधानसभा के अंदर आज तक कोई विधायक नहीं कर पाया है, इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप अरशद राणा साहब को जिताने का काम करें। मीरापुर विधानसभा के अंदर जो सड़कों की हालत खस्ता है, स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल के रखा है। इंशाअल्लाह उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जो रात तक अफवाह फैला रहे थे कि सदर साहब नहीं आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सदर आज हमारे बीच में आ चुके हैं। आप लोग भरपूर अपना एक एक वोट बैरिस्टर अजमुद्दीन साहब के हक में डाले। अल्लाह हाफिज़। हमारे महबूब प्रत्याशी जनाब अरशद राणा साहब, मीरापुर विधानसभा से प्रत्याशी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अरशद राणा साहब। क्या कहा था कि कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह वाले झूठ नहीं बोलते, आज साबित कर दिया। इंशाअल्लाह तो मेरे ऊपर कोई शक नहीं है, तो झूठों को भी इस तारीख में जवाब दोगे। इन झूठों को बता देना कि हम वो है जब इंशाअल्लाह कह देते तो पूरा करते हैं। साथियों, हमारे हर दिल अजीज वे लीडर जो पूरी दुनिया के दिलों पर राज करते हैं, ये हमारी तकदीर है कि अल्लाह ने हमें ऐसा रहनुमा दिया है कि उसकी रहनुमाई में हम अपने आप को मजबूत कर ले। साथियों, मजबूत कर ले, क्योंकि हमने बहुत उठाए हैं लोगों के डंडे झंडे। अब तो डंडा भी अपना होगा और झंडा भी अपना होगा, डंडा अपना होगा, झंडा भी अपना होगा। साथियों, वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे नेता कहते हैं कि जय भीम, जय भीम, सब समाज को एक साथ लेकर चलना है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी परिवार का मुखिया होता है तो उसकी बात होती है कि अपने परिवार के मुखिया की इज्जत करे। जब आप इज्जत करोगे तो सब समाज के लोग इज्जत करेंगे। साथ तो इंशाअल्लाह मीरापुर विधानसभा में आपकी बार इतिहास बनने जा रहा है। भाई, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि मेरे नेता, मेरे महबूब लीडर सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुनना है आपको। मैं तो रोजाना आपके बीच में रहता हूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, लेकिन अरमानों में पानी फेर दिया उनके जो कहते थे खरीद लिया, बिक गया, टूट गया। अरे ये वो गाड़ा है जो ना तुमसे टूट सकता, ना तुम खरीद सकते। अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दी है, मुझे बिकने की जरूरत नहीं। साथियों, इंशाअल्लाह बहुत लगेगी।
हिलाना हिलाना अरशद भाई दूर खड़ा ना हिलाना मेरे फ्रेम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर जो हज़रात बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है और मीरापुर विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट मेरे भाई जनाब अरशद राना साहब, मगरबी यूपी के MIM पार्टी के अध्यक्ष मेरे भाई मेहताब चौहान साहब, जिला सदर इमरान कासमी साहब, उत्तराखंड के मजलिस पार्टी के सदर जनाब नैयर काजमी साहब, फरमान एडवोकेट साहब और ख़ास तौर से जनाब शाहनवाज प्रधान साहब, जिन्होंने आज हमको यहाँ पर ये इंतखाबी जनसभा करने की इजाज़त दी, उनका बहुत शुक्रिया। अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 14-15 दिन से मैं महाराष्ट्र में वहाँ के विधानसभा के चुनाव में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ रहा और कल रात धूलिया में एक जलसे को मुखातिब करने के बाद 3 घंटे के सफ़र के बाद हम औरंगाबाद पहुँचे और फिर सुबह 7 बजे की फ़्लाइट लेकर हम दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी से यहाँ पर 3 घंटे में पहुँचे हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, आपके दरमियान में खड़े होकर हमारे उम्मीदवार जनाब अरशद राना साहब और पार्टी के बारे में बोलने का मौका इनायत फरमाया। मैं आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज आप यहाँ पर आए। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करने आया हूँ कि ककरौली गांव में ये अज़ीमुश्शान जलसे आम हो रहा है, इंतखाबी जलसा, कि 20 तारीख के दिन आपको अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, उत्तर प्रदेश में अपनी क़यादत को मजबूत करिए और अपनी एक बेबाक आवाज़ को अरशद राना के रूप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाइए, ताकि इस विधानसभा में जो बेशुमार अवामी मसाइल हैं वो उसको हल कर सकें। आप जानते हैं कि मीरापुर विधानसभा में बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है और यहाँ पर जो शुगर मिल है, मोराना शुगर मिल, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, जिसके ताल्लुक से कोई विधायक या सांसद ने अब तक कोशिश नहीं की। गन्ने का रेट जो 450 रुपये होना चाहिए, अभी तक सिर्फ 300 रुपये दिया जा रहा है, इसकी मांग कोई नहीं कर रहा है। और स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, बिजली की सहूलत नहीं है और फिर यहाँ पर जो जोजा बिरादरी है उनको उनका हक भी नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस बिरादरी के लिए स्कूल की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बुनियादी सहूलतें उनको मुहैया नहीं की जा रही हैं। साथ ही साथ इस विधानसभा में हमारे कुरैश बिरादरी के भी लोग रहते हैं जिनके कारोबार को जो बरसों से वो कारोबार करते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, उसको यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उस कारोबार को खत्म करने की पूरी कोशिश की और कर भी रहे हैं।
तो ये ऐसे मसाइल हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके लिए आपको 20 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करना है। लोग मुख्तलिफ इल्जामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाते हैं, मगर आप जानते हैं कि पिछले कई बरस से हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं, हारते भी हैं, कोई चुनाव जीतते भी हैं, मगर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं, हम चुनाव के नतीजे देखकर हिम्मत हारने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हमारे हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर फैसला लोकतंत्र में, जमहूरियत में आपको करना है। अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल इस विधानसभा में करेंगे तो आपकी एक आवाज, आपका एक नुमाइंदा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। अगर आपको ये कहकर जरूर डराया जाएगा कि एक अरशद राणा जीतने से क्या होता है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं, भाई रुक जाइए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आरएलडी के कितने सांसद लोकसभा में है? 2 ही तो है ना, 2 हैं उनके, और एक विधानसभा की सीट बीजेपी की उनके लिए छोड़ देती है। और जब मजलिस इलेक्शन लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो ये तमाम के तमाम बड़े बड़े लोग जो मुस्लिम क़यादत को, जो आपकी एक आज़ाद क़यादत को बर्दाश्त नहीं करते, वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, एक होगा तो क्या होगा। मेरे भाई, आरएलडी के 2 सांसद हैं और बीजेपी को ये विधानसभा की सीट छोड़ना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 से 15 विधायक कामयाब हो जाते हैं, 2 से 3 सांसद अगर कामयाब हो जाते हैं, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा आप ही को मिलेगा, इंसाफ आपको मिलेगा, नाइंसाफी का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा। ये बात हम बार बार आपके दरमियान में आकर कह रहे हैं कि भारत की लोकतंत्र में हर समाज के पास उसकी एक आवाज है, और जब तक आप उस आवाज को मजबूत नहीं करेंगे, उनको जिताएंगे नहीं, आपकी कोई तकलीफ दूर नहीं होगी। पिछले 4-5 महीने पहले पार्लियामेंट के चुनाव हुए। आज भारत की पार्लियामेंट में चाहे वो अपर कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो, इनकी आबादी के लिहाज से उनके सांसद जीत कर आए हैं। अगर एक समुदाय है जिनके सांसद आबादी के मुताबिक नहीं जीत पाए हैं, तो भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? इसके जिम्मेदार किसी हद तक हम भी हैं, जो हम डर जाते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम मजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मेरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, यकीनन बीजेपी को हमको रोकना है, मगर क्या हमारी जिंदगी की इब्तिदा खाली इनको रोकने में और फिर हमारी जिंदगी का खात्मा इनको रोकने में खत्म हो जाएगा? फिर हमारी आवाज कहां पर जाएगी? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं, आज भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक वक्फ बिल का कानून, एक वक्फ बिल बनाने का कानून पेश किया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कम से कम 3 MP होते, इम्तियाज जलील अगर औरंगाबाद से कामयाब हो जाते, अख्तरुल ईमान बिहार किशनगंज से कामयाब हो जाते, तो क्या मोदी इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचते? और आप जानते हैं कि वक्फ बिल क्या है? ये जो वक्फ बिल नरेंद्र मोदी ने भारत के पार्लियामेंट में पेश किया, ये बिल ये कहता है कि अगर ये बिल कानून बनेगा तो कल कलेक्टर, डीएम ये फैसला करेगा कि वाकई में ये मस्जिद वक्फ है या नहीं, ये खानका वक्फ है या नहीं, मदरसा वक्फ है या नहीं, या कब्रिस्तान वक्फ है या नहीं। और वक्फ यूजर को इस बिल में निकाल दिया गया है। मैं जिम्मेदारी के साथ
आज आपके दरमियान में ककरौली गांव में खड़े होकर आपसे और उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों को बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में जितनी जायदादें रजिस्टर्ड है 99% वक्फ का यूजर है, यानी उसका कोई डीड नहीं है मगर रजिस्टर्ड है। अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बीजेपी की हुकूमत बनाएगी तो इन तमाम 99% वक्फ जायदाद का क्या होगा? क्योंकि मोदी ये कह रहे हैं कि जो जायदाद वक्फ होती है हम और आप मानते हैं कि उसका मालिक अल्लाह होता है, सुबह क़यामत तक मालिक उसका अल्लाह होता है, मगर मोदी इस तरह का बिल पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं कि मालिक अल्लाह नहीं होगा, मोदी होगा और मेरा नायब का डीएम होगा, कलेक्टर होगा। उत्तर प्रदेश में जितनी सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं 99% वो वक्फ का यूजर है। इस बिल में वक्फ का यूजर को उड़ा दिया गया। इस बिल में यह बात लिख दी गई है कि अगर कोई भी जाकर डीएम कलेक्टर के पास से शिकायत कर दे कि ये फुला जायदाद वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर जब तहकीकात का इंक्वायरी का ऑर्डर देगा, जैसे ही वो इंक्वायरी का ऑर्डर देगा उस वक्त से वो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। कब तक वक्फ नहीं रहेगी? जब तक कलेक्टर या डीएम अपनी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर लेता। डीएम इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करेगा, इंक्वायरी का ऑर्डर जारी कर देगा, वक्फ की प्रॉपर्टी से, जायदाद से हम महरूम हो जाएंगे। आप बताइए फिर किसका नुकसान होगा इस बारे में? फिर उसमें बिल में लिख दिया गया कि उत्तर प्रदेश के आज वक्फ बोर्ड में उसका एक एक मेंबर रुकन सिर्फ मुसलमान बन सकता है। मोदी कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम 2 गैर मुस्लिम तो बनना ही बनना है और इलेक्शन नहीं होगा रियासती वक्फ बोर्ड में। प्रदेश की सरकार मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी, नामजद करेगी, यानी 2 से ज्यादा भी गैर मुस्लिम उसके मेंबर बन जाएंगे, मेजॉरिटी में आ जाएंगे। मकसद एक ही है कि मोदी ये चाहते हैं कि भारत से वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए। मस्जिदें वक्फ ना रहे, दरगाहें ना रहे, खानखाएं ना रहे, कब्रिस्तान ना रहे। इसीलिए मोदी ने इस तरह के बिल को भारत की पार्लियामेंट में पेश किया है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, अगर आज आप नहीं जागेंगे, इस बिल के खिलाफ सदाए एहतजाज नहीं बुलंद करेंगे, तो याद रखिए हम अपनी वक्फ जायदादों को खो देंगे और बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। अभी आपको उठकर एक मुस्बित पैगाम देना है और पैगाम देने का तरीका यह है कि 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप इसलिए भी पहला अपना वोट इस्तेमाल करेंगे ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि हम इस वक्फ बिल को कबूल नहीं करते जो हमारी मस्जिदों को छीनना चाहता है। हम मीरापुर से आरएलडी को हराएं ताकि जयंत चौधरी को मालूम हो जाए कि आप हमारे वोट हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप वक्फ बिल की मुखालिफत में जयंत चौधरी नहीं खड़े हो जाएंगे। तो क्या आप इस वक्फ बिल के खिलाफ वोट देंगे 20 तारीख को? क्या आप अपनी मस्जिद, दरगाहों को, खानखाहों को बचाएंगे? आपने इंशाअल्लाह कह दिया, मगर याद रखिए अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक वोट मोदी के इस काले बिल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो मोदी को भी पैगाम मिलेगा, जयंत चौधरी को भी पैगाम मिलेगा कि मीरापुर की जनता ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ मीरापुर की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि वो पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम ने फैसला दिया है कि हम तुम्हारे इस कानून, इस बिल को नहीं मानते जो हमसे हमारी मसाजिद को और वक्फ की जायदादों को छीनना चाहता है। अब जब वक्फ का बिल पेश हो रहा था पार्लियामेंट में, कौन खड़े होकर मौसर तरीके से संविधान की दफा 25, 26 का हवाला देकर उसकी मुखालिफत में कौन खड़ा हुआ वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरे पार्टी के लोग भी खड़े हुए, समाजवादी के नेता अखिलेश यादव भी खड़े हुए, बिल के बारे में बोलने के बजाय वो कोई और दास्तान सुना रहे थे, वो कोई और ही दास्तान सुना रहे थे।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आप मौजूदा हालात में अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे तो जो बरसों से हमारा इस्तेसाल चल रहा है वो जारी और सारी रहेगा। अगर एमआईएम पार्टी जीतती है तो यहां पर भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, गरीबों और मजलूमों को एक आवाज मिलेगी, क्योंकि आपने समाजवादी को कभी वोट दिया, कभी बसपा को वोट दिया, कभी आरएलडी को वोट दिया। आप सिर्फ वोट देते हैं मगर आपकी आवाज कोई नहीं उठाता, कोई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखिए, फैसला तो आपका है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे दें। मगर अगर आप इस बार भी इस डर में आ जाएंगे कि नहीं नहीं ये अरशद राणा जीतेगा या नहीं जीतेगा, मेरे भाई, जब जंग करना है जमहूरियत में तो जंग खूब तरीके से करनी चाहिए। हमारा मामला यह है कि जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं, जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते। अरे हम हार गए तो कैसा, अरे मेरे भाई, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बुरा मत मानिए। 70 साल से वो फलस्तीनी गाजा और मगरबी किनारे में लड़े जा रहे हैं, मर रहे हैं। 40,000 अब तक मर गए, 12 लाख बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मगर उनके हौसले को देखो, वो डर नहीं रहे बल्कि मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल एक जालिम मुल्क है, इजराइल एक जालिम मुल्क है और वो जालिम मुल्क गजा में नस्लकशी कर रहा है। मगर एक मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा था कि यहां पर अंसारी बरादरी बहुत बड़ी तादाद में है, उनका कारोबार पूरा का पूरा ठप होकर रह गया, कोई नहीं पूछता। आप देखते जाइए बीजेपी क्या कर रही है। जो भी अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने हाथ और खून पसीने की कमाई से अपनी जिंदगी गुजारते, उनकी कारोबार को, उनके बिजनेस को खत्म कर दिया जा रहा है। मगर कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं, कोई लड़ने वाला ही नहीं। चुनाव आ गया तो सब आ जाते हैं कि भैया को जिताओ, दरी बिछाओ, अपनी जवानी को कुर्बान करो, उसके बाद हम ही मरते हैं, उसके बाद हम ही मरते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाई आप सुनिए, हाँ जिंदा है, आप भी जिंदा है, हम भी जिंदा है। हम और आप जब तक जिंदा है उस वक्त तक कयामत नहीं आने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तीसरी जो अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं, यहां पर आप जानते हैं कि मजलिस पार्टी जब लड़ रही है तो मुझे बताया गया कि हस्बे आदत, हस्बे रिवायत हमारे जो सियासी मुखालिफिन है वो बोलना शुरू कर दिए, भाजपा का फायदा हो जाएगा, भाजपा का फायदा हो जाएगा। कहां से फायदा होगा मुझे बताओ। अच्छा, यहां पर एक और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, करहल में हो रहा है। करहल में बीजेपी का उम्मीदवार कौन है? अखिलेश के भाई धर्मेंद्र का बहन भाई लड़ रहा है। तुम अपने परिवार को नहीं रोक सकते और तुम आकर यहां पर मीरापुर में कह रहे हो कि मजलिस लड़ रही है तो फुलां को फायदा हो जाएगा। अरे तुम्हारे भाई का बहन भी लड़ रहा है, यानी तुम्हारे परिवार हर पार्टी में बैठकर मलाई और गुलाब जामुन खा लेंगे और हमको वोट न दे कोई, ये कैसे होगा बताइए आप। और अहम बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2012 सितंबर, ये मुजफ्फरनगर जिले में आता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान अगर बेघर हुए 50,000, इसी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे बेघर हुए थे। जो खेतों में रह रहे थे, पर्दों के टेंट में रह रहे थे, और यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे।
जब 50,000 लोग बेघर हो गए थे, किसी के माओं की इज्जत लूट ली गई, किसी के बहनों को कत्ल कर दिया गया, आप कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे और अखिलेश यादव सैफई में उत्सव मना रहे थे, मुंबई से एक्टरों को बुलाकर नाच गाना करवा रहे थे। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने बुलडोजर चलाया था उन रिलीफ कैंपों के ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि याद रखिए, यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर यह हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिर कर उन गरीबों की मदद करने के लिए आया था? मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा, जाकर देखता रहा। उस जमाने में मैं आया और हमारे दोस्त शाहनवाज साहब थे, मरहूम जफर याब जिलानी साहब के साथी थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। 20 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए और फिर इस विधायक यहां पर टकरोली गांव में मैं हम पुलिस से भी गुजारिश करेंगे, आप देखते ही हमको चालान मार देते हैं। हमको मालूम आप बहुत हमसे मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी ज्यादा भी मोहब्बत मत करिए जो हमारी जेब खत्म हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आ जाइए, आपके मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे, सुनिए, महाराष्ट्र में फिर रहे और नहीं जरूरत नहीं, और नारा लगाए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं, झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए, 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। और जब वो वार्ड में, न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे? उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे, बटोगे तो कटोगे? बोलोगे आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं? किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो, मोदी, योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहां की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत घोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है बताओ हमको। अरे बांग्लादेश में जो हुआ, तुम शेख हसीना को क्यों रखे भारत में बुलाकर? उसको भी भगा देते। बांग्लादेश से भाग
भागकर शेख हसीना आ गई, मोदी जी बोले आ जाओ मेरी बहन यहां पर रह जाओ। और हमको योगी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के मंसूबे हैं, इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, एक है तो सेफ है। 10 साल से सेफ नहीं थे क्या मोदी जी? 10 साल से देश सेफ नहीं था क्या? अरे मैं इसका जवाब ये दिया हूं, अनेक है तो अखंड है भारत में। एक है तो सेफ को नहीं मानते, अनेक है तो अखंड है। इस देश में अंसारी भी है, कुरैशी भी है, जोजा भी है, सैफी भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, अपर कास्ट भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मराठा है। इस देश की ताकत तो यही है मोदी जी, मगर आरएसएस की कोशिश ये की है। इसीलिए मोदी जो कह रहे ना कि एक है तो सेफ है, हम कह रहे अनेक है तो अखंड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या अच्छा ये भी है, नहीं इसमें लिखकर मुझे दिया गया है कि 2012 के चुनाव के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने 18% रिजर्वेशन का वादा किया था। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है किसका है? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलतफहमी है, ये समाजवादी कभी भी आपका कोई काम करने वाली नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहां पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अरशद राणा को कामयाब करिए, तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा पूरी तरीके से, पूरी तरीके से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। इनको मालूम होना चाहिए, याद रखिए मैं कब तक जिंदा रहूंगा, आप कब तक जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, मगर अगर आप अपने वोट से अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी जिंदगी की अहमियत बढ़ेगी। आपके इन बेरोजगार नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इबादत गाहों की हिफाजत होगी, मगर आप सिर्फ आप वोट डालते रहेंगे तो इनको मालूम कि सिर्फ डराओ इन लोगों को, ये डर कर वोट दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज ककरौली मीरापुर विधानसभा में आकर कह रहा है कि अरशद राणा को डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर पतंग पर बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मौत एक मर्तबा आती है, 2 मर्तबा नहीं आएगी मौत। हर कोई जो इस दुनिया में आएगा जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या ओवैसी हो, सबको जाना है इस दुनिया से। मगर जब जाएंगे तो हम अपनी विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे? क्या हम अपनी विरासत में जायदाद को छोड़कर जाएंगे, खेत को छोड़कर जाएंगे, बैंक बैलेंस छोड़कर जाएंगे? हम अपनी विरासत में अपने नेक अमाल छोड़ेंगे, नेक औलाद छोड़ेंगे और सियासी शऊर छोड़ेंगे, मिल्लत का इत्तेहाद छोड़ेंगे, अपने नुमाइंदों को लीडरशिप बनाकर छोड़ के जाएंगे। ये विरासत आपको याद रखना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन आप लोग अपने घर से निकलकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। सील से आप तमाम से बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, पतंग को, पतंग को, पतंग को। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है कि
नोटिस देगा, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। 15 दिन के टाइम से पहले बुलाकर बात करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करना पड़ेगा। कितने गरीबों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये नजारा अच्छा है कि लोग अपने घर को जब बनाते हैं, अपनी जिंदगी की खून पसीने की कमाई से बनाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, आसमान के नीचे खड़े रह जाते हैं। अरे कितना जुल्म इन लोगों ने किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह उन बेजुबानों का आवाज, जो तकलीफ उन बेजुबानों ने उठाई, अल्लाह इंसाफ करेगा। जो बुलडोजर से हुकूमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें शिकस्त भी होगी तो बुलडोजर की तरह तुमको शिकस्त होगी। आज इख्तिदार तुम्हारे पास है। अरे सत्ता किसी के पास रहने वाली नहीं है। बीजेपी वालों, इंदिरा गांधी भी यही समझती थी कि मैं हूं, मगर इंदिरा गांधी चले गई, दूसरे आते हैं। आज योगी और मोदी यही समझते हैं कि हम हैं तो भारत है। नहीं, भारत इनसे बड़ा है, देश उनसे बड़ा है, संविधान उनसे बड़ा है, और इस देश की जनता इन तमाम नेताओं से बड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। आप जानते हैं कि बुढ़ाना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में किसी ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो क्या कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? यही हरा कपड़ा डालकर जाने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग थे। हमारे 19 लोग जेल को गए, मगर हम जब जेल को जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ससुराल में गए हैं। और ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे रे दरी बिछाओ जवानी कुर्बान। अब मालूम हुआ कि आज रोड शो करने आ रहे हैं। अखिलेश, आपने गलत टाइम लिया यहां पर आने का आज है? अच्छा, मालूम हुआ कि भैया ने कहा कि अब शेर के धार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे तो कैंसल कर दिए वो। तो इसका मतलब समाजवादी चुनाव हार चुकी है, मान चुकी है। आप ये बात समझ लीजिए। तो आप 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दिए। फिर यहां हम जाने के बाद इबलीस के लोग आकर कान में खुसखुस करेंगे, ये अरशद राणा जीता तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, भाजपा आ जाएगी। अरे भाई, भाजपा आई मेरी वजह से नहीं आई, इन लोगों की वजह से भाजपा आई है। हम क्या, अच्छा यहां पर यहां का सांसद आरएलडी का है नहीं है? आरएलडी का है ना, बिजनौर के। आपने वोट दिया, किसको दिया? राणा जी आज तक किस तरह का माहौल रहा है? भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है सभी पत्रकार साथियों कि झूठों का खुलासा हो गया और सच्चाई दस्तक देके मीरापुर विधानसभा में चली गई। आपके सामने जिस तरीके से जनता को 2 बार ठगने का प्रयास किया गया, एक बार हेलीकॉप्टर की फूंक निकल गई और दूसरी तरफ साइकिल पंचर हो गई। अरे कहां जाओगे? जनता जाग चुकी है और जनता जान चुकी है। रोड शो भी फ्लॉप हो चुका है, हेलीकॉप्टर की भी हवा निकल चुकी थी। अब कुछ तुम्हारे पास में राग बाकी नहीं रहा है। अब जनता तुमसे जवाब चाहती है कि मिस्टर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश पर जिस मुसलमान समाज के ऊपर राज किया है वे मुसलमान समाज अब तुम्हारे घर की बखौती नहीं है। ये मुस्लिम समाज आपको
वोट की चोट देकर ये बताएगा कि जो तुमने 18% का आरक्षण देने का वादा किया था 2012 में, वो 18% का आरक्षण तो नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों को काम दिया। 2013 का दंगा जब हुआ तो उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार थी, क्या कर रहे थे आप? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप उत्तर प्रदेश को संभाल ही नहीं सकते तो वोट लेकर क्या करोगे? 2013 के बाद में मेरे मुस्लिम साथियों ने तुम्हें 100 नहीं 110% वोट दिया। तुमने ठेका दे दिया कि भाजपा को हराओ और मुझे जिताओ। अरे मुसलमान साथियों ने तो एक तरफा वोट दिया, लेकिन आप कहां जीत पाए? क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं और यही जीता जागता सबूत है। साथियों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारी अपील है कि आने वाली 20 तारीख को जिस तरह आज 50,000 आदमियों का जन सैलाब आपने ऑन रिकॉर्ड देखा है, इसी तरह इंशाअल्लाह 20 तारीख को भी जब वोट पड़ेगा तो इंशाअल्लाह सब पतंग पर पड़ेगी। पतंग पर एक भ्रम फैलाया गया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आ रहे। ऐसा है, ऐसा सुनो, ऐसा है, सबको पता है कि जिशान शिवली ने मीरापुर से बताया था कि यहाँ पतंग चलिए। मीरापुर वासियों ने, मीरापुर विधानसभा वासियों ने, सबने बताया था कि क्योंकि इनकी वो जो हवा थी ना, 200 300 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। साथियों अब यहाँ पर वो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एक वो नागरिक चाहिए जो जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इन लोगों को सब कुछ दिया। और रहा अरशद राणा खरीदने का और बिकने का सवाल, किसी की इतना दम नहीं है, किसी के अंदर किसी की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं जो इस अरशद राणा को खरीद सके। साथियों आज ओवैसी साहब आए थे तो किस तरह का क्या कह के गए? बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, और यकीन जानिए कि 2 दिन पहले यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था इस मैदान के अंदर जैसे जश्न मनाया जा रहा हो और चांद रात हो। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से लोगों ने यहाँ जश्न मनाया, ईद मनाई। अब तो रिजल्ट देख लीजिए आप, 20 तारीख के अंदर लोग जब सब वोट डालेंगे पतंग के ऊपर। असल में जनता थक चुकी है, सबको आजमा कर देख लिया। जितने यहाँ से विधायक बन के गए, एमपीज बन के गए, उन्होंने विधानसभा के अंदर कुछ काम नहीं किया है। लोगों ने काफ़ी कोशिश की बैरिस्टर साहब को रुकाने की, लेकिन वो मर्द मुजाहिद है, हम सबके बीच में पहुँचा। बहुत अच्छा लगा, जनता ने बहुत अच्छी तरह सुना। एक गलत रूमर तो फैलाया गया था कि नहीं आ रहे हैं। असल मसला क्या है, लोग बौखलाए हुए थे, जो चुनाव लड़ रहे थे उनके ऊपर बौखलाहट थी। वो भी हमारे भाई है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लेकिन अब सबका मामला खत्म हो चुका है। देखिए एक मिथक है, जितने लोग आए थे क्या इतनी वोट दे पाएंगे? कहते हैं कि ओवैसी साहब को सुनना तो आता है, वोट नहीं दे पाते। बिल्कुल था ऐसा, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी जनता के ऊपर, अपनी मीरापुर विधानसभा के ऊपर पूरा विश्वास है कि इस मरतबा इंशाल्लाह यहाँ से ओवैसी साहब को जिताने का काम करेंगे। आज अखिलेश यादव भी और अदर भी हैं जो मुझे तो लग नहीं रहा, जब पूरी मीरापुर विधानसभा यहाँ कहाँ है, अदर बदर कहाँ है, फिर वो तो टोटल सभी ही है। जितने लोग यहाँ पे थे उतने ही लोग रोड पे थे। मीरापुर विधानसभा में इतने तो आदमी है। हाँ, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपको ऊपर वाले ने बहुत शानदार मौका दिया है, अपना एक वोट पतंग के हक में डाले और वे साहब के हाथों को मजबूत करें। अल्लाह हाफिज़।